हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है ये हम देखते हैं आज। ओम्स लॉ एक तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी में एक पार्ट है। जैसे कि ओम्स लॉ का डेफिनेशन है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब इसका मतलब क्या है? ये तो है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसमें आपके पढ़ा होगा आपने कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके ओके। जब आप क्या ड्रॉ करते हो, जो आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से वी अपन आई ग्राफ आता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ आप वी ले लीजिए, यहाँ आई ले लीजिए। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। वैसे है तो ये एक आइडियल कंडीशन एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर यहाँ पर टेम्परेचर को अगर आप चेंज कर दो, टेम्परेचर को अगर आप यहाँ पे चेंज कर दो, मे बी हो सकता है वो इस तरीके से वेरी कर जाए, हो सकता है वो उस तरीके से वेरी कर जाए, ठीक है। तो जो आपकी इक्वेशन है वो मेरे ख्याल से v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना आके इस कंडीशन में तो क्या होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में मे बी v इक्वल्स टू आई की पावर 1.2 हो सकता है एक्सपोनेंशियली, या फिर इस कंडीशन में मे बी v की पावर रूट आई हो सकता है। मतलब एक तरीका है कि जब ओम्स लॉ आप निकालते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करिए, ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर की बात पे हो रहा है। जब आप टेम्परेचर को क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, तब ये चीज़ फॉलो होती है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मान के चलो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो मे बी इट्स वेरी लाइक दिस और मे बी इज़ वेरी लाइक दिस। है तो एक तरीके से आइडियल कंडीशन ही, ठीक है। ओके। जब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाते हो तो यहाँ पे आर आता है, ठीक है, आर आई। दैट आर रिप्रेजेंट द resistance, R represent the resistance, I represent the current and V represent the potential difference, ठीक है। अब ये R है क्या एक्चुअल में? R क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, जो क्या करता है, रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। R क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, जो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। किसको रेसिस्ट करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? रेसिस्ट करता है। तो ये क्या है? एक तरीके से प्रॉपर्टी भी है और ये एक फिनोमेना भी है। वैसे है तो ये एक फिनोमेनन, ठीक है। ओके। तो आपने R इक्वल्स टू वी अपॉन आई पढ़ा है, जिसकी यूनिट होती है क्या? ओम्स। आपने ओम्स सिंबल होता है और ये इसका यूनिट है इस तरीके से, ठीक है। और R जो है, अगर आप इसको चेंज करके लिखोगे, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिखोगे, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिखोगे, तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वी के। करंट यहाँ से क्या आ रहा है? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वी के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट क्या होगा? उतना ही कम होगा, ठीक है। ये बात समझने आ रही होगी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। ये पॉइंट जनरली याद तो रहते हैं, लेकिन लिखना भी पड़ता है। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या फिर लिख रहे होते हैं तो ये पॉइंट को मेंशन जरूर करके आइए। जब तक मेंशन नहीं करेंगे कि सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और पेपर तो आपने सुना होगा कि पेपर इस तरीके से करके आना है कि सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ ये समझ नहीं आए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। इस तरीके से पेपर करके आते हैं हमेशा, ठीक है।
फिर ये क्या है, ये चीज़ आपने पढ़ी कि ओम्स लॉ क्या हो गया एक तरीके से, कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट आप फ्लो करते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ए ट्रेंड। फिर इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, v इक्वल्स टू आई अपॉन आर। जनरली आपको स्ट्रेट ग्राफ पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर ना होता तो मे भी हो सकता है कि इक्वेशन ये निकल के आती, या फिर ये इस तरीके से इक्वेशन निकल के आती है। तो ये एक तरीके से आइडियल कंडीशन, ठीक है। जनरली ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा उस कंडीशन में, तब क्या होगा, तब इस तरीके से हो सकता है, फ्लक्चुएट कर जाए ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। v जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो r आता है। तो r रिप्रेजेंट करता है किसको, रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। किस तरह की प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करती है किसके, इलेक्ट्रिक फ्लो, करंट के इलेक्ट्रिक फ्लो को क्या करती है, रेसिस्ट करती है। फिर आप इस रिलेशनशिप को इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप पता चलता है कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, क्या है यहाँ पर, अगर रेसिस्टेंस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लो, वुड, वुड क्या है, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस कंडीशन में करंट वहाँ से फ्लो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ओके ओके। अब आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे क्लासेस में, आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे, रेसिस्टेंस इन पैरेलल और रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। इस तरह के आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे, ओके ओके। रेसिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। रेसिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ लेते हैं पहले। नेक्स्ट, अब पैरेलल कंडीशन में रेसिस्टेंस किस तरीके से वर्क करते हैं। जब आप क्या करते हो, आपने एक ये चीज़ बनाई, इस तरीके से हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। एक रेसिस्टेंस मान लो ये है, एक रेसिस्टेंस मान लो ये है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस मान लो ये है। इस तरीके से आपने क्या किया, उसको बनाया, ठीक है, ओके। ठीक है, मैंने की स्विच वगैरह नहीं बनाई है, प्लस माइनस ले लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, तो आई जब फ्लो करता है, जब पैरेलल कंडीशंस होती हैं, जब रेसिस्टेंस आपके पैरेलल कंडीशंस में कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या होता है आपका, जो आपका करंट होता है, जो करंट होता है वो क्या होता है आपका, डिवाइड होता है। करंट क्या होता है आपका, डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस में, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा रहता है आपका, सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है इस केस में आपका, सेम रहता है, ठीक है। करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है इस कंडीशन में, सेम रहता है, ठीक है, ओके। तो इसमें आपका I1 जाएगा, इसमें आपका I2 जाएगा, इसमें आपका I3 जाएगा। यहाँ मान के चलो R1 है, R2 है और यहाँ पे R3 है, ठीक है, ओके, आई होप। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, आप इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के अक्रॉस निकाल ले तो पोटेंशियल डिफरेंस में गया और वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, आएगा। नेक्स्ट, अब आपको लिख के क्या आना है इस तरीके से, जब आप इस तरीके से लिख लोगे तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है पहले। स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, कि रेसिप्रोकल ऑफ अ कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ अ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस, यानी कि उसको इक्विवेलेंट बोल लेते हैं हम, ठीक है, विच इज इक्वल टू द
सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी आपकी बुक में दे रखा होगा, मैं भी शो कर दूंगा, मैंने भी लिख रखा है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इस चीज़ को मेंशन करेंगे। ठीक है, अब जनरली कभी कभी क्या होता है, इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका प्रूफ है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है, इसका प्रूफ है, तो जनरली पूछ लेते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि फिर आप क्या लिखोगे इसको, तो आप मेंशन करोगे, पहले आप मेंशन करोगे कि 3 रेसिस्टेंस जो है R1 R2 R3 कनेक्टेड हैं किसमें, पैरेलल में। इनमें से करंट पास कर रहा है, R1 में से I पास कर रहा है, R2 में से I2, R3 में से I3 पास कर रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में टोटल करंट कितना आ जाएगा आपका, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ओके, जब आप अप्लाई ओम्स लॉ, जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, जैसे कि I इक्वल्स टू V अपॉन R लिखेंगे, उस कंडीशन में I आप जानते हो V अपॉन R1, I2 आप जानते हो V अपॉन R2 और I3 जानते हो V अपॉन R3। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस। ठीक है, जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो V अपॉन R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वो आ जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 R2 और R3। इस तरीके से आपको प्रूफ करके आना पड़ेगा विद ऑल लैंग्वेज, जो आप लिख सकते हो। ठीक है, और जनरली आप अगर लैंग्वेज लिख के आते हो तो बोर्ड में आपके मार्क्स जाने के चांसेस कम रहते हैं। बच्चों के मार्क्स इसी वजह से कम आते हैं कि वो लिख के नहीं आते हैं प्रॉपरली। जब तक प्रॉपरली आप मेंशन नहीं करके आओगे तो दे विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब जो आपके मार्क्स हैं वही होते हैं, लेकिन उसमें से भी कट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अभी पढ़ी। ठीक है, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आपका फ्रेम कर दे कि प्रूफ कि रेजिस्टेंस पैरेलल को प्रूफ कर दे, उसमें से एक न्यूमेरिकल आपका क्या कर दे, उसमें एक ऐड कर दे न्यूमेरिकल, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप उसे लिख के आएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ओके, अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ पर उठाते हैं तो वो क्या है, रेसिस्टेंस इन सीरीज। जब आप सीरीज में रेसिस्टेंस कर लगाओगे तब कितना आपका रेसिस्टेंस लग सकता है। ठीक है, किस तरीके से रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह का फ्रेमवर्क रखा जाता है। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ की बात करते हैं। ठीक है, जब रेजिस्टेंस को आप सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं तब कंडीशन क्या होती है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, अब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या है, फर्स्ट यू हैव टू बी राइट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप, कि कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि आर इक्विवेलेंट जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। मैंने मान के चलो 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसे पहले प्रूफ भी करोगे। प्रूफ किस तरीके से करोगे, प्रूफ तो ये आया किस तरीके से,
अब इस तरीके से आपने 3 रेजिस्टेंस लिए, उनको कंबाइन किया, आपने इनको बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने आई लगाया, तो आई है। और वही जब सीरीज़ की बात होती है, जब आप सीरीज़ में कनेक्टेड करते हो, करंट क्या रहता है आपका, सेम रहता है। करंट क्या रहता है आपका, सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि R1 है तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, V1 होगा। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, V2 होगा। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, V3 होगा, ठीक है। R2 R3। और करंट क्या रहेगा, पूरे में सेम फ्लो करेगा, ठीक है। दिस इज प्लस, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज V। ओके, अभी अपने हम पढ़ा, नोट क्या है इसमें, नोट यही है कि करंट क्या रहता है आपका, सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है या डिवाइड हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, डिवाइड से डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो आप किस तरीके से लिख के आएंगे, पहले आप लिखेंगे कि 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1, R2 इज V2, R3 इज V3। तो इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, अलग अलग है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू दी वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लैंग्वेज लिख के आते हो तो सर्टेनली गिव यू अ टोटल मार्क्स, ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा। जैसे कि टोटल पोटेंशियल अक्रॉस 3 रेसिस्टेंस, ठीक है, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस 3 रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू दी वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड, यानी कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ओके, तो V अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाई ओम्स लॉ, ठीक है, आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या होता है, V अपॉन आई इक्वल्स टू R, या फिर V इक्वल्स टू आई इंटू R, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट V1 कितना होगा, IR1 होगा। V2 कितना होगा, IR2 होगा। V3 कितना होगा, IR3 होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशंस। नेक्स्ट IR, that is IR1 plus IR2 plus IR3, करंट सेम रहता है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लैंग्वेज के साथ लिख के आएंगे, सर्टनली आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ओके, और एक और चीज़ मैं भी बताना भूल गया, जैसे कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।